वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आज जिला कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। कोर्ट आज तय करेगा कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने संबंधी दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। ज्ञानवापी मामले पर आने वाले अहम फैसले को लेकर अलर्ट जारी है। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ अहम जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वाराणसी कोर्ट के आज के फैसले से इस केस की दिशा और दशा तय होगी। ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक में कई याचिकाएं दायर हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में आज सुनवाई होगी। जन्मभूमि परिसर पर दावा करते हुए मस्जिद ईदगाह हटाने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कोर्ट में 200 पीआईएल दाखिल है। बीसीसीआई के संविधान में बदलाव संबंधी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीसीसीआई ने अपने संविधान में कुछ बदलाव की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट उसे मान लेगा तो मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ आज एक और मामले पर सुनवाई होगी। सांसद विधायकों के लेटर हेड के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका के खिलाफ डिस्चार्ज अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट खारिज कर चुका है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होगी। कोर्ट अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करेगा। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। बिहार में जेडीयू मंत्री लेसी सिंह ने पार्टी विधायक बीमा भारती को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। बीमा ने मंत्री लेसी सिंह पर एक हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह लगभग 10:30 बजे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। WDS समिट में शाम 6:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। 4 दिवसीय समिट में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। यूपी के सीएम योगी भी डेयरी एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। पीएम मोदी के उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री दोपहर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। नोएडा सेक्टर 82 बस टर्मिनल के निरीक्षण सहित सीएम योगी ने कई जगह जाने का कार्यक्रम है। वर्ल्ड डेयरी समिट वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है, जिसके उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार शामिल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। मिशन गुजरात में जुटे आप संयोजक ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार शाम अहमदाबाद पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को भ्रष्ट बताया। आप प्रमुख ने ड्रग्स खरीद फरोख्त के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद में व्यापारी, ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और वकील समेत अलग अलग वर्गों के साथ टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के उपराज्यपाल ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। 1000 बसों की खरीद में अनियमितता का आरोप है। बस खरीद मामले में सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का बयान। दिल्ली सरकार ने कहा टेंडर रद्द हो गए थे और बसें कभी खरीदी ही नहीं गई थी। दिल्ली के एलजी पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए उपराज्यपाल ध्यान भटकाने के लिए ये सारी कवायदें कर रहे हैं। बस खरीद मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर तीखा तंज कसा है। ये नहीं है, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के भ्रष्टाचारों की जो कड़ी है वो परत दर परत खुल रही है। देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को जमकर सियासी ड्रामा हुआ। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराज होकर मंच छोड़कर जाते दिखे। अजीत पवार के मंच छोड़ने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि वो वॉशरूम गए हैं। हालांकि अजीत ने मंच से संबोधन न करने को लेकर कहा कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन है और वो क्षेत्रीय नेता है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन को शरद पवार ने संबोधित किया। पवार ने 2024 में पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी से दो टूक इनकार किया।
तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए शरद पवार 2024 के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के काम में जुट गए हैं। शरद पवार को एक बार फिर से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। शरद पवार अगले 4 साल तक इस पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। मिशन 2024 में जुटे तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने रविवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केसीआर और जेडीयू नेता के बीच बीजेपी के खिलाफ दक्षिण में मजबूत गठजोड़ खड़ा करने पर सहमति बनी है। केसीआर 5 अक्टूबर को हैदराबाद में होने वाली सार्वजनिक सभा में नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने राष्ट्रीय दल को लॉन्च करने की योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। विपक्षी एकता को केसीआर का झटका, दशहरे पर लॉन्च करेंगे नेशनल पार्टी, अकेले लड़ेंगे चुनाव। पार्टी का नाम संभवतः भारत राष्ट्र समिति हो सकता है। केसीआर 2024 के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का अनौपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा आज वेल्लयानी जंक्शन पहुंचेगी, जिसके बाद पट्टोम के सेंट मेंस स्कूल में यात्रा का पड़ाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री ने सोमनाथ में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण भी किया। साथ ही 256 दुकानों का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नाबान चलो अभियान के तहत निकले जुलूस पर शीतलकुची में हमला किया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया। रांची में विशेष समुदाय के लड़के आदिवासी लड़कियों को जबरन दोस्ती के लिए धमका रहे हैं। रांची के ओरमांझी स्थित प्रोजेक्ट +2 स्कूल है, जहां फ्रेंडशिप न करने पर छात्राओं से मारपीट की गई। रांची में आदिवासी लड़कियों को मिल रही धमकी को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश के लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन अस्थायी निर्माण आज ढहा दिए जाएंगे। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में अस्थायी निर्माण गिराए जाने की मियाद आज खत्म हो रही है। दोनों देशों के कमांडर स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था। द्वारिका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। शंकराचार्य लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज नरसिंहपुर के झोंतेश्वर में दोपहर 3:30 बजे होगा। आश्रम में उन्हें समाधि दिलवाई जाएगी। पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी सहित कई नेताओं ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक जताया है। शंकराचार्य के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ने लगा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट ने किडनी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। नवाब मलिक का किडनी टेस्ट आज होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदार मेनका गंभीर को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। मेनका बैंकॉक जा रही थी। कोयला घोटाले में ईडी ने मेनका को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की वो साली हैं। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत रविवार को एम्बर्डीनाशायर में बलामोरल कैसल में स्कॉटलैंड लाया गया। स्कॉटलैंड में उनके आधिकारिक निवास होलीरूड हाउस पैलेस में रखा गया है। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि 19 सितंबर को अंतिम संस्कार होगा। महारानी के पार्थिव शरीर को महल के थ्रोन रूम में रखा गया, जहां शाही परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत में ब्रिटिश महारानी के निधन पर रविवार को कल एक दिन का राजकीय शोक था। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राष्ट्रध्वज आधा झुकाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विमान में तकनीकी खामी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान एक रैली के लिए चकलाला से गुजरांवाला जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को 9/11 आतंकी हमले की 21वीं बरसी पर पेंटागन में एक समारोह को संबोधित किया। हमले में मरे लोगों को बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। श्रीलंका ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से मात दे दी। श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप पर कब्जा जमाया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 147 रनों पर ही सिमट गई।
श्रीलंका की जीत के हीरो वानिंदु हंसारंगा रहे, जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर पाकिस्तान टीम की कमर तोड़ दी। प्रमोद मधुशन ने भी 3 विकेट झटके और पाकिस्तान की ओर से रिजवान ने 55 रनों की पारी खेली, जबकि श्रीलंका की ओर से भानुका राजपक्षे ने 71 रन बनाए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल देखने गए भारतीय प्रशंसकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। इंडियन टीम की जर्सी पहने प्रशंसकों को स्टेडियम में नहीं घुसने दिया गया। स्टेडियम में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जर्सी बदल कर आने को कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।